स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप का हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आई होप आपको उस चैप्टर में काफ़ी समझ में आया होगा। चाहे पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी है, पार्टनरशिप की डीड पढ़ी है हमने, पार्टनरशिप के मीनिंग पढ़ा है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े हैं हमने। तो बेटा देखिए, फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी टाइम हुआ है कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आई है कि फर्स्ट चैप्टर में सर जो आपने वीडियो दी है उस वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। उस क्वालिटी में कहीं ना कहीं मैंने देखा कि बेहतर दिख नहीं रहा है। अगर कोई बोर्ड पे लिखा हुआ है वॉइस क्वालिटी जबकि ठीक है, बट जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आपको प्रॉपरली नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसको भी मैंने इम्प्रूव किया है। तो बेटा हम नेक्स्ट वीडियो पे इस वीडियो में आज बात करेंगे सेकेंड चैप्टर की पार्टनरशिप के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर में बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं कि देखिए होता क्या है। सेकंड चैप्टर में हम बात करेंगे बेटा गुडविल की। गुडविल चैप्टर आपका पार्टनरशिप में वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन गुडविल से रिलेटेड रहता है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आए या सेपरेटली गुडविल का क्वेश्चन आ जाए, तो 5 नंबर कम से कम मैं मानता हूँ गुडविल के हमेशा रहते ही रहते हैं। तो आपको गुडविल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटेंट बनेंगे तभी आपको गुडविल के लिए यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। आप एक कभी ज़िंदगी में बिजनेस भी करना चाहेंगे, अगर अपनी लाइफ में अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तब भी आपको इस गुडविल का मीनिंग समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन सीए में भी आपको, सीपीटी के एग्जाम में भी इसको गुडविल के बारे में आपको मिलेगा। बीकॉम करेंगे आपको तो गुडविल मिलेगा, बीबीए करेंगे या हायर एजुकेशन में आप जाएंगे तब भी आपको गुडविल का कंसेप्ट मिलेगा। तो ये सिर्फ किसी इंडिविजुअल बिजनेस के लिए या पार्टनरशिप बिजनेस के लिए गुडविल नहीं होता है, ये जनरल कंसेप्ट है जो एक पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में एप्लीकेबल होता है। कैसे एप्लीकेबल होता है मैं बताऊंगा। तो आपको पहले समझना होगा व्हाट इज़ गुडविल। कुछ स्टूडेंट शायद जानते भी होंगे कि सर व्हाट इज़ गुडविल बता रहे हैं, ठीक है, कि हमें पहले से पता है। ठीक है, आपको पता है, बट मैं आपको यहाँ एक छोटा सा एलैबोरेशन देता हूँ। गुडविल को, इस चैप्टर को हम देखिए अपने 12th अकाउंटिंग के हिसाब से, 12th के अकॉर्डिंग हम इसको बेटा 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। इस अकाउंटिंग के गुडविल के चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं और मेरे ख्याल से 2 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला बेटा गुडविल के बारे में हम पढ़ेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल कंसेप्ट। थ्योरेटिकल मतलब इसमें कोई न्यूमेरिकल, कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ गुडविल का मीनिंग समझेंगे और जो भी थ्योरेटिकल इससे रिलेटेड कंसेप्ट हैं उसको हम इंपॉर्टेंटली डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे किसी पार्टनरशिप फर्म में गुडविल का इम्प्लीमेंटेशन होता है या गुडविल को कैसे इन टर्म्स ऑफ मनी हम कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूएशन करने के कितने मेथड्स हैं। ठीक है, वो हम इस चैप्टर में पार्ट 2 में पढ़ेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हम इसका डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया है प्रैक्टिकल कंसेप्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस लेटर। तो हम बिना टाइम वेस्ट की बात करते हैं पार्ट 1 थ्योरेटिकल कंसेप्ट। व्हाट इज पार्टनर गुडविल। गुडविल की मीनिंग क्या होता है। गुडविल में बी डिस्क्राइब एज, गुडविल को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं हम, एक इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स है बिजनेस का, एक बिजनेस फर्म का, जो क्या हेल्प करता है बेटा, सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। तो गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स है जिसको आप देख तो नहीं सकते बट इंपॉर्टेंटली काम करता है। जैसे कि इस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन क्या दिखती है आपको, नहीं दिखती ना, बट ऑक्सीजन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू सर्वाइव आवर बॉडी, टू रेस्पिरेटरी आवर बॉडी। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, बॉडी के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़रूरी है, बट दिखती नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैसे ही बिजनेस के अंदर गुडविल होती तो है, किसी को दिखती नहीं है, और वो दिखती नहीं है बट काम करती है। कैसे काम करती है, वो हेल्प करती है। वो कैसे हेल्प करती है, सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी, मतलब आपने जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है उसमें सुपीरियर प्रॉफिट कमाने का काम करती है। सुपीरियर मतलब अच्छा प्रॉफिट कमाना। आपको हेल्प करती है आपके बिजनेस की सेल बढ़ाने में, आपको हेल्प करती है आपके कस्टमर्स बढ़ाने में। समझ रहे हैं। तो इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ बिजनेस है क्या गुडविल। गुडविल को देखने की चीज़ नहीं है कि सर आप दिखाइए, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपसे कह दिया कि दिस इज़ द मार्कर और ये मेरी शर्ट है या मैं खुद हूँ, तो हम चीज़ें दिख रही हैं बट गुडविल दिखती नहीं है। तो गुडविल दिखती नहीं है बट अपना काम करती है और बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है गुडविल का। तो देखिए यहाँ गुडविल क्या कहलाया मैंने, इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ बिजनेस फर्म विच हेल्प्स इन सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी, जो आपको बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस की सेल्स बढ़ने के लिए, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ने के लिए, कस्टमर्स बढ़ाने के लिए हेल्प करती है गुडविल। ठीक है, और आगे बात करते हैं जो किन बेसिस पे बनती है, फेवरेबल लोकेशन ऑफ अ बिजनेस फर्म। देखिए अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
अब इस गुडविल को बनाने के क्या क्या फैक्टर्स है, किन फैक्टर्स पे गुडविल बनती है, किस फैक्टर्स पे गुडविल जनरेट होती है। आप कहेंगे सर ये आती कहाँ है गुडविल, तो बेटा ये गुडविल कहीं से नहीं आती, ये जब हम बिजनेस करना शुरू करते हैं तो हमारी धीरे 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 ये जनरेट होना शुरू हो जाती है। किन किन फैक्टर्स के बेस पे जनरेट होती है, फेवरेबल लोकेशन ऑफ अ बिजनेस फर्म, मीन्स बिजनेस फर्म की लोकेशन क्या है। क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चलिए क्वालिटी की बात बाद में करते हैं, पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस फर्म, इसका मतलब हुआ कि आपके बिजनेस की लोकेशन क्या है। आप जो भी बिज़नेस करते हैं, जो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म है या बिजनेस फर्म है, जो भी आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग करें, चाहे आप ट्रेडिंग बिजनेस करें, वट एवर यू आर डूइंग इन बिजनेस, तो वो उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन मीन्स आपने उस बिजनेस को किस प्राइम लोकेशन है, अच्छी लोकेशन है, ख़राब लोकेशन है, जहां आपके कस्टमर सबसे ज़्यादा हैं, क्या उस लोकेशन पे आपका बिज़नेस है, ये ऐसी लोकेशन पे आपका रिमोट एरिया में बिज़नेस है जहां पे कोई कस्टमर ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिज़नेस। मेरा कहने का मतलब यहाँ सिंपली है कि जहाँ आपके कस्टमर ज़्यादा हैं, मीन्स एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस है किताबें बेचने का, बुक्स सेल करने का, और बुक सेल करने का बिजनेस है, वो वहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं रहता, आपने वहाँ शॉप खोल ली, तो क्या वहाँ पे कस्टमर आएंगे, या आएंगे तो क्या बहुत ज़्यादा आएंगे, नहीं आएंगे ना। इसका मतलब जहाँ स्कूल्स हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, जहाँ कॉलोनी है, वहाँ पे आपने अगर कोई शॉप एस्टेब्लिश की है अपनी इन रिगार्डिंग सेल्स ऑफ बुक्स एंड टेक्स्ट बुक, इट मीन्स आपके वहाँ कस्टमर्स भी ज़्यादा आएंगे और वहाँ पे आपकी सेल भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब हुआ कि आपने एक लोकेशन का बेहतरीन फ़ायदा उठाया, ठीक है। और एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि बात करते हैं कि जहाँ बहुत बड़ी रिच लोग रहते हैं, जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, वहाँ पे आप मर्सिडीज़ का शोरूम खोलेंगे तो आपके कस्टमर्स आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी गांव में, किसी देहात गांव में जाके आप ऐसी प्लेस पे जहाँ कोई अमीर व्यक्ति नहीं रहता, जहाँ मजदूर लोग रहते हैं, वहाँ पर अगर मर्सिडीज़ के, आईफोन के आप अगर शोरूम्स या आउटलेट्स बनाएंगे तो क्या चलेंगे, नहीं चलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ कस्टमर्स हैं वहाँ पर आपने अगर उस पर्टिकुलर गुड्स से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड अपना शॉप एस्टेब्लिश किया, बिजनेस एस्टेब्लिश किया, इसका मतलब आपका बिजनेस क्या है, एक फेवरेबल लोकेशन पर है। जैसे कि दीवान शुगर मिल की बात करते हैं, आसपास का जंगल का एरिया है, सारा गन्ना वहीं होता है, वहीं से उठ के कहाँ जाता है, दीवान शुगर मिल में आ जाता है, ताकि किसानों को भी क्या मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हल्की पड़ती है। लेकिन अगर मान लीजिए दीवान शुगर मिल 100 किलोमीटर दूर होता तो किसान वहाँ से गन्ना लेकर 100 किलोमीटर दूर जाते, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होती। इसका मतलब मिल को भी ज़्यादा कॉस्ट पे गन्ना मिलता। तो यहाँ क्या है, लोकल एरिया में गन्ना मिल जाता है, तो दीवान शुगर मिल को कम कॉस्ट पे भी गन्ना मिल जाता है। और हम जानते हैं कि अगर हमारा कॉस्ट कम आती है तो प्रॉफिट हमारा हाई होता है बेटा, ठीक है। बात करते हैं तो फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस की लोकेशन अच्छी है तो आपकी सेल्स ज़्यादा होगी, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आपकी गुड्स में क्वालिटी है और आपकी सर्विसेज में क्वालिटी है तो क्या कस्टमर आपके पास आएंगे या भागेंगे, बिल्कुल सही, कस्टमर्स आपके पास आएंगे और ज़्यादा आएंगे। इवन अगर किसी का, मान लीजिए ये मार्कर है, ये एक्स मार्कर है, या चलो मार्कर का एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम बर्गर का बेटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। बर्गर का, बर्गर एक मैकडी का बर्गर होता है और एक मैं कहता हूँ कि नॉर्मल सा, एक नॉर्मल बर्गर आपने बनाया, तो बताइए कस्टमर किसके पास ज़्यादा होगा, इसके पास ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है, बिकॉज ये नॉन है, इसको जानते हैं लोग, ये पुराना बिजनेस करते हुआ आ रहा है, इसका टेस्ट बढ़िया है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी गुड्स बढ़िया है, ठीक है। तो इसलिए इसके पास एक फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है, क्वालिटी ऑफ गुड्स का फैक्टर है, जिसकी वजह से इसके पास ज़्यादा कस्टमर आते हैं, ज़्यादा सेल होती है, तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है। अब नॉर्मल बर्गर वाला है तो उसकी इतनी सेल नहीं होगी, तो उसका प्रॉफिट भी कम होगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कई बार आपने भी देखा होगा, बहुत सारे गुड्स आप परचेज़ करते हैं तो आप उसने 10 दिन चलाया उस प्रोडक्ट को, यूज़ किया, 15 दिन यूज़ किया, आप जो है फिर उसमें आपको अच्छा नहीं लगता, आप फिर उस गुड्स को, उस कंपनी को आप जो है बुरा कहते हैं, दूसरे लोगों के सामने आप बुरा भला कहते हैं, उस कंपनी की बुराई करते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे मान लीजिए आपने माइक्रोमैक्स का मोबाइल परचेज़ किया और आपने उसको 10-15 दिन यूज़ किया, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप सर्विस सेंटर पे जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि आपको टलाया जाता है, 10 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना, मतलब आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, उस फ़ोन की सर्विस अच्छी नहीं है और आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो क्या उस कंपनी की सेल हाई होगी, प्रॉफिट हाई होगा,
नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। आप भी 4 लोगों से बुराई करोगे, बोले मोबाइल खरीदना बट माइक्रोमैक्स का मत खरीदना, सैमसंग का खरीदना, वीवो का खरीदना, अदर कंपनी का आप एग्जाम्पल देंगे। तो देखिए यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन एग्जाम्पल हो सकती है। मान लो आपने एसी लगाया, आपका एसी गर्मी में ख़राब हो गया, आपने कस्टमर केयर को फ़ोन किया बट कस्टमर केयर आपकी सुनता नहीं, तो आप क्या करेंगे? उस कंपनी का प्रमोशन करेंगे, डिमोशन करेंगे? आप कस्टमर्स का प्रमोशन नहीं करेंगे, डिमोशन करेंगे, बुराई करेंगे। इसका मतलब उसकी सेल बढ़ेगी नहीं, कस्टमर सेटिस्फाई होगा नहीं, तो क्या होगा? कंपनी की सेल्स कम होगी। तो कंपनी की गुडविल बनेगी या कम होगी? नहीं होगी। गुडविल डाउन जाएगी, गुडविल बनेगी ही नहीं। एबिलिटी एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉयज़। अब देखिए किसी कंपनी में या किसी भी बिजनेस फर्म में हम जानते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले कौन लोग होते हैं? एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो एम्प्लॉयज़ अगर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क करते हैं तो बेटा उस फर्म की गुडविल बढ़ेगी या कम होगी? जाहिर सी बात है गुडविल उसकी बढ़ेगी। अच्छा काम करेंगे तो नाम होगा, कंपनी की ग्रोथ होगी, बिजनेस की ग्रोथ होगी, बिजनेस फर्म की ग्रोथ होगी, तो बिजनेस फर्म का प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, तो गुडविल उसकी ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल दूँ कि एक एक्स फर्म है और एक वाई फर्म है जो बेटा कार बनाती है, ठीक है, दोनों का के पास बराबर लैंड है, एसेट्स बराबर हैं, रिसोर्सेज बराबर हैं, उतने ही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं इस कंपनी में भी 1000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। एंड यू आर द वन हु वांटेड टू परचेज अ कंपनी। आपने ये एक्स लिमिटेड कंपनी परचेज करने का ऑप्शन भी है आपके पास, और ये वाई लिमिटेड कंपनी परचेज करने का ऑप्शन भी आपके पास है। और आपने जब कंपनी परचेज करने की बात की, मान लीजिए मैंने कह दिया कि 5000 करोड़ रुपये में आप कंपनी परचेज करना चाहते हैं, आपके पास 5000 करोड़ रुपीज़ हैं भी, 5000 करोड़ रुपीज़, तो आप बेटा क्या करेंगे? दोनों को जांचेंगे कौन सी कंपनी अच्छी है, किसके एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, या सिर्फ कार अच्छी है। मान लीजिए कारें दोनों की अच्छी है, एम्प्लॉयज़ इसके अच्छे हैं, उसके एम्प्लॉयज़ ख़राब हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उस कंपनी को नहीं खरीदेंगे, आप इस कंपनी को खरीदेंगे। हो सकता है इस 5000 करोड़ की कंपनी को आप 5000 या 6000 करोड़ में खरीदें। तो देखिए इस कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो भी 5000 करोड़ है और इसकी भी 5000 करोड़ है, बट इसकी सेल्स ज़्यादा है ड्यू टू इसकी सेल्स कम है बेटा, और इसकी सेल ज़्यादा है क्योंकि इसके एम्प्लॉयज़ अच्छे से ज़्यादा काम करते हैं, और इसका प्रॉफिट मार्जिन भी परसेंटेज में बेटा ज़्यादा रहता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी इसका ज़्यादा रहता है, और इसका परसेंट ऑफ प्रॉफिट क्या रहता है? कम रहता है। तो आप देखिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मैंने कहा कि जो आ रहा है वो एम्प्लॉयज़ के इफेक्टिव और एफिशिएंटली वर्क करने की वजह से प्रॉफिट इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। तो आप कौन सा बिजनेस परचेज करेंगे बेटा? ये, क्योंकि इसके एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी, वर्किंग एबिलिटी ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात। तो एक ये पॉइंट भी होता है जिसकी वजह से बिजनेस फर्म की क्या बनती है? गुडविल बनती है। दूसरा एज ऑफ बिजनेस फर्म, मतलब बिजनेस आपका कितना पुराना है, लोग भरोसा करते हैं। जितना ज़्यादा पुराना बिजनेस होगा उतना लोग आप पे भरोसा करेंगे, आपके कस्टमर उतने ज़्यादा होंगे। एग्जाम्पल रॉयल एनफील्ड का एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ रॉयल एनफील्ड। आपने देखा होगा रॉयल एनफील्ड पे बेटा लिखा होता है सिंस 1901, 1901 से वो कंपनी चली आ रही है, 1901 से वो कंपनी चली आ रही है, तो पुरानी कंपनी है, लोग भरोसा करते हैं। ऐसी देखिए आपने टीवी में एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, बहुत सारी कंपनीज़ के उसमें लिखा होता है सिंस 1857, 1857, सिंस 1860। तो बेटा ये क्यों दिखाते हैं? ये बताना चाहते हैं कि हम कितने पुराने एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हैं, तो इनकी गुडविल उतनी ही ज़्यादा होगी। जो बिज़नेस ज़्यादा पुराना होगा वो गुडविल उसकी ज़्यादा होगी। तो एक कह सकते हैं कि हम एज फैक्टर भी बिजनेस फर्म का गुडविल जनरेट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग और जनरेटिंग गुडविल। तो बेटा इसका क्वेश्चन का फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग या जनरेटिंग गुडविल जनरेट करने के या गुडविल को इफेक्ट करने के क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो देखिए 5 फैक्टर मैंने आपके सामने लिख दिए, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कहा है कि साहब ये 5 फैक्टर है तो 5 ही फैक्टर होंगे। यहाँ पे 50 फैक्टर भी हो सकते हैं, 10 फैक्टर भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यही वो फैक्टर्स हैं जो 5 फैक्टर बताते हैं आपके कि किसी भी फर्म की गुडविल बढ़ेगी या कम होगी, या किसी गुडविल की ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थ्योरी में भी आ सकता है कि बताइए व्हाट इज गुडविल, डिस्क्राइब गुडविल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, राइट एंड एक्सप्लेन एनी ऑफ देम, 5 ऑफ देम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मीनिंग बताना है गुडविल का और 5 फैक्टर्स बताने हैं जिससे गुडविल आपकी कम या ज़्यादा होती है या इफेक्ट होती है। तो बेटा ये कुछ कंसेप्ट हमारा गुडविल का था। अब देखिए
गुडविल के बारे में मैंने आपको बता दिया। यूँ भी कह सकते हैं कि आपके बिज़नेस की इज्जत क्या है, आपकी रेपुटेशन क्या है गुडविल की, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, गुडविल बोलेंगे। तो मैंने बता दिया गुडविल का मीनिंग क्या होता है और गुडविल किन किन फैक्टर्स के बेस पे जनरेट होती है या बनती है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि हम यही ना समझें कि गुडविल हमेशा बढ़ती है, कई बार बेटा गुडविल आपकी डाउन भी हो जाती है। एक बहुत अच्छा रेपुटेड कंपनी या बहुत अच्छी रेपुटेड कंपनी बिजनेस फर्म डूब जाती है ड्यू टू मिस मैनेजमेंट ख़राब होता है, मतलब एबिलिटी लोगों की काम करने की ख़राब हो जाती है, या वो अपने कस्टमर सेटिस्फैक्शन ख़राब हो जाता है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते या अपनी वो क्वालिटी ख़राब कर देते हैं, तो उसके इसमें गुडविल डाउन चली जाती है। तो गुडविल बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो ये 5 फैक्टर्स या इससे ज़्यादा फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो आपकी गुडविल को इफेक्ट करते हैं। अब आपका सवाल होना चाहिए कि सर ये गुडविल हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है इसका? ठीक है, समझ में आ गई, बात खत्म। लेकिन अकाउंटिंग में इसका क्या मतलब है? तो बेटा अकाउंटिंग में इसका मतलब है, अकाउंटिंग का इसका मतलब क्या है क्योंकि बिजनेस हम जब करना शुरू करते हैं तो प्रॉफिट भी कमाते हैं, बात ठीक है, समझ में आती है। कुछ पैसा इन्वेस्ट किया तो हमने इन्वेस्टमेंट करके, कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम क्या परचेज़ करते हैं अपने बिजनेस में बेटा? एसेट्स परचेज़ करते हैं। क्या परचेज़ करते हैं हम? एक बैलेंस शीट बनाते हैं ना बिजनेस की, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में बेटा लिखा होगा एसेट्स, लिखे होते हैं ना, एसेट्स, कैपिटल, कितने रुपए से बिजनेस की कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। एसेट्स में आपके लिखे होंगे फिक्स्ड एसेट्स, मशीन, लैंड, बिल्डिंग। मान लीजिए 2 करोड़ रुपए की आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं सारी। करंट एसेट्स हैं आपके पास 1 करोड़ रुपए की। टोटल मैंने किया बैलेंस शीट का 3 करोड़ रुपए का टोटल है, 3 करोड़ रुपए। यहाँ कैपिटल जो लगी है या अदर लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू 3 करोड़। ठीक है, तो एसेट्स 2 करोड़ की हैं, अदर एसेट्स 1 करोड़ की है, टोटल 3 करोड़ की वैल्यूएशन है गुडविल फर्म की। पूरी फर्म की वैल्यूएशन कितनी है? 3 करोड़ रुपए की। लेकिन ये बिजनेस बेटा मान लीजिए स्टार्ट हुआ था 2000 में, इन द ईयर 2000 में। आज 20 साल इस बिज़नेस को हो जाते हैं, पुराना बिजनेस है, लोगों का भरोसा है इस पर। एसेट्स 2 करोड़, अदर करंट एसेट्स कितनी है बेटा? करंट फिक्स्ड एसेट्स 2 करोड़, करंट एसेट्स 1 करोड़, टोटल 3 करोड़ की एसेट्स है। देखा जाए तो मॉनेटरी वैल्यू में इस बिज़नेस की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है। आपके पास 3 करोड़ रुपए है। मैंने कहा कि आप 3 करोड़ रुपए ले लीजिए और इस बिज़नेस को परचेज़ करना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बाइक बनाती है। मैंने कहा कि इस कंपनी को खरीदो। आपने कहा ठीक है, पैसे कहाँ से आएंगे? मैं दे रहा हूँ आपको 3 करोड़ रुपए मैंने आपको दिए कि आप देखिए 3 करोड़ इसकी एसेट्स है टोटल बिजनेस की, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स 3 करोड़। आप इसके पास गए, इस बिजनेस फर्म के पास गए और आपने इन बिजनेस फर्म के ऑनर से कहा बोले 3 करोड़ रुपए ले लीजिए और इस फर्म को आप मुझे बेच दीजिए। तो क्या बेटा ये आपको बेच देगा 3 करोड़ में? नहीं बेचेगा। क्यों? वो कहेगा देखो ठीक है, मेरे पास फिक्स्ड एसेट 2 करोड़ की है, करंट एसेट्स 1 करोड़ की है, टोटल 3 करोड़ की मेरी कैपिटल लगी है, या 3 करोड़ मेरा टोटल बिजनेस की वैल्यूएशन है, बट मैं आपको बेटा 3 करोड़ में नहीं दूंगा, क्योंकि मैं 20 साल से बिज़नेस में मेहनत कर रहा हूँ, मैंने लोगों का भरोसा जीता है, मेरे गुड्स की, मेरी बाइक की क्वालिटी है, मेरे कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन है, मेरे फेवरेबल लोकेशन है बिज़नेस की, मेरे पास एबिलिटी है एम्प्लॉयज़ की, मेरे पास जो एम्प्लॉयज़ है वो एबल है और मेरा बिज़नेस भी पुराना है, तो मैं आपको 3 करोड़ में क्यों बेचूं? मैंने 20 साल से मेहनत की है और अब मैं आपको 20 करोड़ रुपए में 3 करोड़ में बिज़नेस आपको बेच दूं? नहीं बेचूंगा। वो कहेगा ठीक है, बोले हम कहेंगे अच्छा बताइए मत बेचिए, तो अगर बेचना है इस बिज़नेस को किसी भी परिस्थिति में तो आप कितने पैसे लेंगे? तो बेटा वो पता है क्या कहेगा आपसे? वो 3 करोड़ की वैल्यूएशन को पता है कितने मांगेगा आपसे? बेटा वो 30 करोड़ रुपये मांगेगा आपसे। वो कहेगा मैं 3 करोड़ में नहीं 30 करोड़ में बेच दूंगा, आप खरीद लीजिए। आप कहेंगे अरे 3 करोड़ का बिज़नेस 30 करोड़ में क्यों? तो वो कहेगा मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है कि इस बिज़नेस को अगर मैं ख़रीदता हूँ, चलता चलाया बिज़नेस है, कह सकते हैं दूध देती गाय है। अगर दूध देती गाय, आप देखिए गाय उतनी ही बड़ी होती है, गाय अगर दूध नहीं देती है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी कीमत क्या होगी। लेकिन जब वो दूध दे रही है, गाय 10 लीटर 15 लीटर दूध दे रही है, तो उसकी कीमत बेटा ज़्यादा होगी। वैसे ही बिज़नेस की बात करें तो गुडविल भी क्या होता है,
एक ऐसा प्रोडक्ट जैसे कि गाय दूध देती है। तो यहाँ पे अब आप देखिए 2 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़ रुपए वैल्यूएशन आ रही है इसकी। तो 3 करोड़ रुपए की चीज़ को 30 करोड़ रुपए में वो बेच रहा है, और आप अगर खरीदना चाहते हैं तो वो 27 करोड़ रुपए, डिफरेंस कितना हुआ बेटा? 27 करोड़ रुपए का। तो ये 27 करोड़ किस बात के ले रहा है? वो 27 करोड़ ले रहा है बेटा वो अपनी गुडविल के, जो उसने 20 साल में मेहनत की है। तो वो आपको 30 करोड़ में बिजनेस बेचेगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। मैं यहाँ पे बहुत सटीक किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा, बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आपका जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड टू कैलकुलेट द गुडविल, गुडविल को क्यों समझा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, कैसे गुडविल को कैलकुलेट करना है, ये क्या क्या मेथड्स बताए गए हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, और हमारे पास क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं वो सीखने हैं। क्वेश्चंस कैसे आता है और क्या किन किन कंडीशंस में हमें गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए एक तो मैंने यहाँ पे बात की कि अगर बिज़नेस कैलकुलेट आप अगर ख़रीदना चाहते हैं और एक फर्म बिज़नेस अपना बेच रही है तो गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, और क्या क्या उस कैलकुलेशन को करने के लिए हमारे पास वैल्यूएशन करने के लिए गुडविल की मेथड्स अवेलेबल है, तो वो हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा और अच्छे से आप इसको एक बार फिर से देखेंगे। पार्ट 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, और जिसको हम प्रैक्टिकल कंसेप्ट भी कहते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आएगा, कैसे गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।